आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और सभी का दिन एक दिन आता है। आज संजय राउत की बारी थी। उद्धव के संजय पर शिकंजा कस गया है। क्या उद्धव के संजय की गिरफ्तारी होगी? वो संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के साथ देखिए परछाई की तरह, उद्धव ठाकरे के साथ परछाई की तरह रहने वाले, उनके राइट हैंड की भूमिका निभाने वाले, जब कुर्सी गई तो आपको याद होगा हर रोज शेरो शायरी कर रहे थे संजय राउत। हर रोज मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी शेरो शायरी कर रहे थे संजय राउत। और अब ईडी के शिकंजे में, ईडी ने पूछताछ की है। अभी फिलहाल रात तक पूछताछ जारी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा, यह दिन में संजय राउत के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सुरक्षा के बीच ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची थी। भारी सुरक्षा के साथ संजय राउत के घर पहुंची और सवाल जवाब शुरू हुए। आज संजय राउत की जो गुड मॉर्निंग है वो ईडी के सामने हुई। ईडी कहने पहुंची गुड मॉर्निंग। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। संजय राउत हिरासत में लिए गए, नीचे आए। देखिए नीचे आकर हाथ उठा रहे हैं। मानिए कोई बहुत बड़ा पुरस्कार जीता हो संजय राउत ने, लेकिन ईडी ले गई सवालों का जवाब के लिए। और देखिए संजय राउत की पुरानी शायरी बहुत सी जहन में आ रही होगी आज ईडी के शिकंजे में आने के बाद। जरा रिपोर्ट देखिए। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बस यही अहंकार ले डूबा। संजय राउत सत्ता से कब का साफ हो गए। अब न सत्ता है, न कुर्सी, न ताकत और न वो ठसक। ईडी के सामने पेशी से बच रहे संजय राउत की सुबह आज ईडी की रेड से हुई। छापे के झटके के बीच राउत घर की खिड़की पर ऐसे आए जैसे ईडी उन्हें कोई पुरस्कार देने पहुंची हो। ये आंधी आए है, तूफान आए, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का। लेकिन इस बार संजय राउत के घर ईडी की आंधी ऐसी आई कि राउत को ईडी के दफ्तर तक खींच लाई। भ्रष्टाचार के आरोपी संजय राउत अपने घर से उतरे, गले में पड़े गमछे को लहराया और अपनी गाड़ी में बैठकर ईडी ऑफिस पहुंचे। संजय राउत पर 1000 करोड़ के करप्शन में मिली भगत का आरोप है। लेकिन सवाल ये नहीं कि बस्तियां क्यों जली, सवाल ये है कि बंदर के हाथ में माचिस किसने दी। बस राउत से भी ईडी यही सवाल पूछ रही है कि पात्रा चौल बस्ती के भ्रष्टाचार में रोल क्या है। ईडी भी यही जानना चाहती है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे कितने बंदर हैं और किसकी माचिस है। सवाल ये नहीं कि बस्तियां क्यों जली, सवाल ये है कि बंदर के हाथ में माचिस किसने दी। तो बड़ी खबर यह है कि संजय राउत से अभी भी ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन ईडी सुबह जब संजय राउत के घर पहुंची, देखिए वहां क्या हुआ। संजय राउत अपने घर में मौजूद थे। ईडी ने बेल बजाई और उसके बाद देखिए संजय राउत का ईडी से सामना हुआ कुछ इस तरह से। सुबह 7 बजे संजय राउत के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंच गए। उसके बाद 9 घंटे तक, जी हां 7 बजे से 9 घंटे तक ईडी संजय राउत से सवाल जवाब करती रही। 10 अफसरों की टीम ने घर की तलाशी ली। संजय राउत के घर का कोना कोना छान मारा और राउत के भाई सुनील के भी कमरों की तलाशी ली गई। संजय राउत के घर, राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। सोर्सेस से जानकारी मिली। शिवसेना के विधायक हैं सुनील राउत, संजय राउत के भाई। ईडी की टीम ने उनके परिवार से भी पूछताछ की, सवाल जवाब किए। राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। संजय राउत ईडी के सवालों के जवाब सही नहीं दे रहे। लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया गया। शाम 5:30 बजे संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ईडी दफ्तर लेकर पहुंची। 2 कारों में भरकर संजय राउत के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, 2 कारों में भरकर दस्तावेज लेकर पहुंची है ईडी की टीम। अब भी राउत से सवाल जवाब और पूछताछ जारी है। आइए अब आपको बताऊं, इस दरमियान 27 जुलाई को
ईडी ने राउत को दरअसल बुलाया था पूछताछ के लिए। ईडी के सामने संजय राउत उस वक्त पेश नहीं हुए और यह वजह है कि संजय राउत के घर खुद ईडी पहुंच गई। लेकिन संजय राउत सोचिए इस दौरान क्या कह रहे हैं। संजय राउत खुद भी ट्वीट कर रहे थे, यानी ईडी तलाशी कर रही थी और संजय राउत ट्वीट कर रहे थे। ये देखिए जरा, संजय राउत ने पहला ट्वीट किया, लिखा मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। वो लिख रहे हैं बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर यह कह रहा हूं कि बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। संजय राउत ने लिखा यह झूठी कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई को झूठा कह रहे हैं, झूठा सबूत है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा है शिवसेना छोड़ने के लिए? मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, संजय राउत ने कहा। शिवसेना जिंदाबाद, लड़ते रहेंगे। संजय राउत ने आगे लिखा, एक और ट्वीट किया, एक के बाद एक कई ट्वीट किए। आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र, ये संजय राउत ने लिखा। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। संजय राउत को जब ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनसीबी का दफ्तर है, जहां ड्रग्स वालों को लेकर जाया जाता है, उसके ठीक सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है। जब संजय राउत वहां पहुंचे तो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। तो संजय राउत की बड़ी बड़ी बातें आपने सुन ली, लेकिन आइए मैं आप दिखाने जा रहा हूं। जब उतरे घर से तो पहली तस्वीर ये थी, उनकी पत्नी, उनकी मां को आप देख रहे हैं घर के खिड़की से। संजय राउत जब जा रहे थे तो परिवार उनका ऐसे देख रहा था संजय राउत को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उनकी पत्नी पर भी आरोप है, ईडी उनकी पत्नी से भी पूछताछ कर चुकी। शिवसैनिक नीचे मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। जैसे ही जानकारी मिली कि संजय राउत के घर ईडी पहुंच गई है तो शिवसैनिक पहुंच गए, वहां प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर संजय राउत के भाई को आप देख रहे हैं। ये है संजय राउत के भाई सुनील राउत। सुनील राउत की ईडी के ऑफिसर से झड़प हुई है, देख रहे हैं आप, ईडी के ऑफिसर से झड़प हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, संजय राउत के भाई की तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए, ये देखिए जरा। संजय राउत के भाई को आप देख रहे हैं, ईडी के अफसरों से झड़प हुई। जब अपने भाई पर शिकंजा कसा तो उसके बाद देखिए शिवसैनिक नारेबाजी कर रहे थे और उनके भाई पुलिस वालों से बहस कर रहे थे। अब आइए अब सुनवाता हूं आपको, सुनाइए जरा बैक टू बैक उनके भाई क्या कह रहे हैं। वो बाला साहब के सैनिक नहीं है सर, पुढे आहे ना जिसने पहले बांटे हैं ना, बाला साहब के सैनिक नहीं है। सर, ये पहले बांटेंगे जब उद्धव साहब ठाकरे को युवा से निकलना पड़ा, दारू पी के गुवाहाटी में डांस करने वाले आमदार है, क्या औकात और लायकी है उनकी क्या है? उनको पूछो, जिस पार्टी में तुम गए उनके नाम पे आप जीत सकते हो क्या? आज सब जीते हो आमदार, ठाकरे नाम पे जीते हैं, ओनली ठाकरे नाम। आमची निष्ठा, हमारी निष्ठा ठाकरे से है और किसी पार्टी से नहीं और किसी नाम से नहीं। संजय राउत को जो ईडी का समन्स आया था उसमें लिखा था पत्राचाल की कार्रवाई। उनको पूछो कौन सा पेपर मिला पत्राचाल का, और जो डॉक्यूमेंट लेके गए वो डॉक्यूमेंट्स राउत साहब ने इनकम टैक्स और राज्यसभा के जब फॉर्म भरा जाता है सब सबमिट किया हुआ है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, संजय राउत के भाई को तो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थे वो जिनके लिए संजय राउत संजय थे, यानी उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को जैसे ही पता चला कि ईडी की टीम पहुंच गई है संजय राउत के घर, सबसे ज्यादा परेशान हो गए, आग बबूला। और उद्धव ठाकरे को आपको बताऊं, उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व याद आ गया। यानी जब संजय राउत से ईडी सवाल पूछ रही थी तो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे। पूरी सरकार के दौरान उन्हें हिंदुत्व याद नहीं आया, लेकिन आज कैसे उन्हें हिंदुत्व याद आया, ये देखिए जरा। ईडी की पूछताछ पर दरअसल उद्धव ठाकरे भड़क उठे। आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, उद्धव ठाकरे ने कहा। सारी लाज शर्म छोड़कर यह कारस्तानी चल रही है। अब उन्हें कारस्तानी नजर आ रही है जब एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है। यह वही एजेंसी है जो बंगाल में करोड़ों कैश निकाल लाई। ये वही एजेंसी है ईडी
जिसने कांग्रेस के विधायकों की से भी इस तरह का कैश निकाला। लेकिन उद्धव को यह कारस्तानी लग रही है जब यह कार्रवाई हो रही है संजय राउत के खिलाफ। उनके साथ जोरदार तरीके से तानाशाही शुरू है। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में दादागिरी शुरू है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं यह दमनशाही नीति है जो चल रही है। उद्धव को आज ये दादागिरी और दमनशाही नीति याद आ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपना दौर भूल गए जब असली दमनशाही नीति चल रही थी। हिंदुत्व को लेकर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। सोचिए जरा, सरकार जाने से पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर बताना चाह रहे थे कि हिंदुत्व के ठेकेदार ये हैं। हिंदुत्व पर बोलने की हिम्मत बाल ठाकरे में थी। राउत पर शिकंजा कसा तो उद्धव की बढ़ेगी मुश्किल। बड़ी बात दरअसल ये है, महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद और ज्यादा टेंशन उद्धव ठाकरे की बढ़ गई है। और अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। आज अपना संजय जब गिरफ्त में है, उद्धव का अपना संजय, तो उद्धव सबसे ज्यादा परेशान है। अब जरा सुनिए उद्धव को। आज सुद्धा संजय राऊतांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता आहे। आज त्यांनी रोखोक केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले। एक दमनशाही, दडपशाही, जे हिंदुत्व, त्याला हिंदुत्व हा शब्द बोलायचं कोणाचं जेव्हा धाडस होत होतं तेव्हा शिवसेना प्रमुख हा एकमेव वर्ग होता या देशामध्ये। त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या। आणि बघा, ते तर म्हणालेत ना मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे। त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते। आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच। त्यामुळे ते महाविकास आघाडीचे मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे दर दिवशी तुम्ही 9 वाजता त्यांची बाईट घेत होते सकाळी। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आपने उद्धव ठाकरे को भी सुन लिया, आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी सुन लिया है। शिंदे कह रहे हैं जब कर नहीं तो डर किस बात का? अगर चोरी नहीं की है तो फिर क्यों डर रहे हो? जांच में साथ दो। बहरहाल अब आपको बताता हूं कि ये फ्लैट है दादर का। ये दादर का जो फ्लैट है, ये फ्लैट सील कर दिया गया। बताया जाता है ये संजय राउत का फ्लैट, जिस फ्लैट पर रेड हुई उसमें ईडी ने ये फ्लैट सील कर दिया है संजय राउत का। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं अब ये पूरा घोटाला क्या है जिसके शिकंजे में खुद संजय राउत है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये है दादर चौल, ये है पात्रा चौल। पात्रा चौल घोटाले का जो आप जिक्र सुन रहे हैं, ये यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये है पूरा पात्रा चौल। इसको लेकर पूरा विवाद है। कई हजार, बताया जा रहा 1000 करोड़ का तो केवल करप्शन है इसमें। 1000 करोड़ का करप्शन है। ये है पात्रा चौल। पहली बार आप टीवी पे तस्वीर देख रहे हैं जब जिस मामले में संजय राउत ईडी के शिकंजे में। आइए अब आपको बताऊं ये पात्रा चौल घोटाला है क्या। दरअसल चौल जो छोटी छोटी बस्तियां बनती हैं मुंबई में, उन्हें चौल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से चौल होती हैं। ये घोटाला ये है दरअसल 1000 करोड़ का तो केवल करप्शन। इस करप्शन में संजय राउत पर मिलीभगत का आरोप है। मुंबई के गोरेगांव में दरअसल ये पात्रा चौल है और संजय राउत पर पहले एक्शन हो चुका है इस मामले में। अप्रैल में 11 करोड़ 15 लाख की संजय राउत की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अप्रैल में ही 2 करोड़ संपत्ति राउत की पत्नी की जब्त हो चुकी है। सहयोगी प्रवीण की, जो इस मामले में और आरोपी है, प्रवीण की 9 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो गया। प्रवीण की पत्नी ने राउत की पत्नी को कर्ज दिया। अब सारा खेल समझिए। जो प्रवीण है, जो जिस पर करप्शन का जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसकी पत्नी ने राउत की पत्नी को पैसा दिया। क्यों दिया? कोई जवाब नहीं। और कितना दिया? 55 लाख रुपए। राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए दिए गए, ये आरोप है। इन पैसों से राउत पर फ्लैट खरीदने का आरोप है। अब बेवजह तो पैसा नहीं दिया गया, क्या पैसे के एवज में कोई और फायदा लिया गया? अब जांच इसकी हो रही है। राउत ने मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट खरीदा। जो तस्वीर शुरू में दिखाई, दादर का फ्लैट जो सील हुआ है वो यही फ्लैट है। प्रवीण पर चौल में रहने वालों से फ्रॉड का आरोप है, यानी जिससे 55 लाख रुपए जिसकी पत्नी से लिया, उसने ही सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। क्या यह फ्रॉड का पैसा था जो संजय राउत की पत्नी को दिया गया? इसकी भी जांच हो रही है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 फ्लैट दरअसल बनाए। इनमें से 672 फ्लैट
यहां रहने वालों को देना था। यानी होता क्या है, मुंबई में एक जगह आपने खाली कराई, अगर झुग्गियां खाली कराई गई, वहां कुछ और आप बना रहे हैं, चौल खाली कराई, वहां फ्लैट बना रहे हैं, तो वहां 672 परिवार रहते हैं। तो पहली जिम्मेदारी आपकी यह है कि उन 672 को पहले आप फ्लैट देंगे। 3000 फ्लैट जो बनाएंगे, जो बचे हुए फ्लैट होंगे वो आप बेच सकते हैं, ये तरीका है। बाकी फ्लैट्स माडा डेवलपर में बांटे जाने थे। इसके बाद 2010 में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 25% शेयर बेचे गए। प्रवीण राउत ने ये शेयर जो है HDIL को बेच दिए, ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2011, 12, 13 में प्लॉट के कई हिस्से बेच डाले गए। कुर्क संपत्ति में प्रवीण के अलीबाग में भी 8 फ्लैट हैं। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का प्लॉट भी कुर्क कर दिया गया है। प्रवीण राउत इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और इस मामले में अब संजय राउत शिकंजे में है। हो सकता है रात तक क्या संजय राउत की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, बड़ा सवाल यह है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नवनीत राणा क्या कह रही हैं। वो नवनीत राणा जिनको हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी उद्धव ठाकरे की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सुनिए जरा नवनीत राणा। जो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना नेता को आखिरकार ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाह के पीछे जाना होगा। और उस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जो पात्रा चौल घोटाले में गवाह है उसको धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, चौल घोटाले में गवाह है पाटकर और स्वप्ना पाटकर को बयान वापस लेने की धमकी दी जा रही है। गवाह स्वप्ना पाटकर इसी वक्त फौरन थाने पहुंची है शिकायत दर्ज कराने। वकोला थाने गई है, बयान दर्ज कराने पहुंची है स्वप्ना। राउत के खिलाफ बयान दिया था स्वप्ना ने और स्वप्ना को अब धमकी दी गई है कि वो अपना बयान वापस ले ले। बयान देने पर स्वप्ना को धमकाया गया है। इस खबर पर आगे और अपडेट देंगे, लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, इतने घोटाले की खबर आ गई। ये संजय राउत का घर है, देखिए जरा, ये घर है, यहीं आज ईडी पहुंची थी इनसे सवाल जवाब करने। भांडुप में, मुंबई के भांडुप में रहते हैं संजय राउत। संजय राउत वैसे तो एक पत्रकार हैं, सांसद भी हैं, लेकिन संजय राउत की संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है उनके पास, आइए अब आपको बताते हैं। उन्होंने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे के हिसाब से कितनी संपत्ति है उनके पास, कितना कमाया है और उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कैश कितना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक्स के जरिए। आपके सामने आ गया, देखिए। संजय राउत राज्यसभा से शिवसेना के सांसद हैं। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके कार्यकारी संपादक हैं। 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, 21 करोड़ से ज्यादा। संजय राउत के पास एक गाड़ी है, हलफनामे के मुताबिक उनके पास 2 रिवॉल्वर भी हैं। अलीबाग में राउत की कृषि भूमि भी है। राउत के पास 2 करोड़ से ज्यादा की कृषि भूमि है। दादर, भांडुप, आर्य मिल कॉलोनी में उनके पास प्लॉट है और 6 करोड़ 67 लाख की कमर्शियल संपत्ति भी संजय राउत के पास है। राउत पर 29 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे भी उनके ऊपर 29 दर्ज हैं। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, संजय राउत ईडी के शिकंजे में है। अब सवाल क्या हो रहे हैं, चुटकी ली जा रही है कि नवाब मलिक जो फिलहाल जेल में है, अब कहा जा रहा है कि संजय राउत जो हैं वो नवाब मलिक के ही पड़ोसी हो जाएंगे। नवाब मलिक भी अपने दौर में मंत्री जिस वक्त थे, शेर व शायरी के जरिए बहुत से हमले करते थे। अब चुटकी कौन ले रहा है ये मैं आपको बताऊं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं
कि संजय राउत भी अब ईडी के शिकंजे में है, तो संजय राउत और नवाब मलिक अड़ोसी पड़ोसी हो जाएंगे अगर दोनों जेल गए तो। देखिए जरा, किरीट सोमैया को देखे ना, उन्होंने लिखा संजय पांडे के बाद घोटालेबाज संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है, नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, यह सवाल पूछ रहे हैं किरीट सोमैया। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हमलावर रहे हैं, शुरू से इस तरह के घोटालों पर हमेशा मुखर होकर बोलते रहे, आज क्या कह रहे हैं सुनिए। संजय राउत की गिरफ्तारी के कारण महाराष्ट्र की जनता को एक समाधान हुआ है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे अंदर गया, अब संजय राउत, और संजय राउत जी ने अनेक घोटाले में उनका नाम आ रहा है। ये जो गोरेगांव पतराचाल 640 परिवार पुनर्वसन नहीं हुआ, लेकिन 1200 करोड़ रुपए की उनकी एफएसआई बाजार में बेच दी गई। तो ईडी के शिकंजे में संजय राउत अकेले नहीं है, उद्धव के आसपास उनके करीबी बहुत से रहे, उन तक ईडी का शिकंजा कसा है। देखिए जरा कौन कौन से नाम है, वो लिस्ट जरा लंबी है। सबसे पहले देखिए नवाब मलिक, उद्धव सरकार में मंत्री थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े बड़े भाषण देते थे, ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे हुए और नवाब मलिक का दाऊद की डी कंपनी से संबंध निकल कर आया। मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक साजिश का भी आरोप नवाब मलिक पर लगा। दूसरे अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, अब जेल में। उद्धव सरकार में गृह मंत्री थे, 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा अनिल देशमुख पर, गिरफ्तारी हुई, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत का भी खेल खेला गया। और अगले हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे, शिंदे की सरकार आने तक पद पर थे, फोन टैपिंग मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और 100 करोड़ वसूली में भी इनसे पूछताछ की गई है। परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, ईडी के रडार पर, 100 करोड़ की वसूली में परमवीर पर भी शिकंजा कसा गया। परमवीर पर कई मामलों में लगातार जांच चल रही है और अब संजय राउत, शिवसेना के सांसद, पूछताछ चल रही है। उद्धव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उद्धव के लिए संकट मोचक, जैसे दोनों एक दूसरे की संकट मोचक ही थे। पूरी शिवसेना तो शिंदे ले गए, 2 ही लोग बचे थे। पात्रा चौल घोटाले में फंसे हैं संजय राउत। आइए अब आपको सुनवाता हूं सियासतदान क्या कह रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत घर में, सुनिए जरा। मुझे विश्वास है ईडी ने बार बार उनको बुला के उनकी पूरी चौकसी की गई और महाविकास आघाड़ी में जिसका भी काम करने के लिए संजय राउत ने जो दलाली ली है, जो ब्रोकरशिप उसने की है, करोड़ों रुपए की मालमत्ता जमा की है, एक पत्रकार होने के बाद करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करना, निष्पक्ष तरीके से ईडी उस पर जांच कर रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने पे हमको लॉकअप में डाला, हमको लॉकअप में डालने के बाद वहाँ पे पानी भी दिया नहीं गया, बैठने के लिए शतरंजी दी नहीं गई। 14 दिन नवनीत राणा और मुझे लॉकअप में डालने के बाद पता चला कि सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से संजय राउत किस तरह से कर रहे हैं। एजेंसी जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है, जहाँ CBI, ED, इनकम टैक्स, वो अपना काम निष्पक्ष होकर करे, किसी को शिकायत नहीं हो सकती है, दबाव में काम नहीं करे। आज वो केंद्र सरकार के दबाव में काम करे, ये हमारी शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो कानून की दृष्टि से दिया है, हालांकि उससे हम निराश हुए हैं क्योंकि जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, CBI का, इनकम टैक्स का हो रहा, तो हमें ऐतराज है। बदले की भावना, बाकी क्या है। संजय राउत जी की वाणी और लेखनी दोनों उनकी डंक मारती है, तो उससे परेशान है वो लोग, तो उनका मुंह बंद करो। यही तो जनतंत्र चला है, जो विपक्ष बात करेगा उसका मुंह बंद करो, या तो हमारे पास आ जाओ, धुलाई मशीन खाली है, आ जाओ। कभी आपने पूछा इनको कि जितने लोग आपके पास आए, जिनके ऊपर वो बुलून का भोंगा है, जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे, किसी को तो मंत्री पद बनाया, बाकी लोगों को आपने अभी ले लिया है, उनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए थे ना ईडी के, उसका क्या हुआ। तो संजय राउत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, 15 अगस्त नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा भी फहराएंगे और भाषण भी देंगे, लेकिन 15 अगस्त से पहले
आईसिस का प्लान फेल हो गया। आतंकी संगठन आईसिस ने एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ क्या प्लान की थी, वो फेल हो गई है। आज बाकायदा 15 अगस्त से ठीक पहले एनआईए ने बड़ी रेड की है देश के 6 राज्यों में। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये रेड देवबंद में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद के मदरसे में भी रेड की गई है। और मदरसे से एक लड़के को उठाया गया जो छात्र था मदरसे में पढ़ने वाला। 4 बजे, सुबह 4 बजे ये रेड की गई है। सवाल ये है कि आईसिस ने कौन सी बड़ी साजिश रची, जिस साजिश को क्या एनआईए नाकाम कर चुकी है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। क्या 15 अगस्त से पहले भारत को दहलाने के लिए आतंकी संगठन आईसिस कोई बड़ी साजिश रच रहा था? आईसिस के टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज एक साथ देश के 6 बड़े राज्यों के 13 ठिकानों पर रेड की। एनआईए ने उत्तर प्रदेश के देवबंद के मदरसे से एक छात्र को उठाया। एनआईए सुबह के 4 बजे ही देवबंद पहुंच गई और मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन में भी एनआईए ने रेड की। सवाल यही है कि खूंखार आतंकी संगठन आईसिस स्वतंत्रता दिवस से पहले कौन सा खूनी प्लान बना रहा था। और आइए आज की बड़ी खबर यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत के 6 राज्यों में रेड की है। कौन से 6 राज्य हैं? महाराष्ट्र में एनआईए ने रेड की। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में एनआईए ने रेड की। गुजरात के बाद देखिए बिहार, ये आईसिस से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनआईए ने रेड की। मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक में ये रेड हुई। और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में रेड हुई। ये 6 जगहों पर एनआईए ने रेड की और आईसिस का जो प्लान था उसे फेल किया। आइए मैं रेड की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। एनआईए ने जो रेड की है, सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में 2 ठिकानों पर, भोपाल और रायसेन में एनआईए की रेड हुई। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये एनआईए की रेड इस जगह पर हुई। ये भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। भोपाल के अलावा गुजरात में एनआईए के ऑफिसर्स पहुंचे और गुजरात में भी रेड हुई है। वहां से भी लोगों को उठाया गया है। लेकिन देवबंद से जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बारे में मैं आपको बताता हूं। देवबंद, सहारनपुर में देवबंद एक छोटा कस्बा है। देवबंद में मदरसे हैं और मदरसों में जो बड़ा मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, वहां से एक लड़के को उठाया था। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। एनआईए ने देवबंद में दरअसल छापा मारा। एनआईए की टीम तड़के सुबह 4 बजे देवबंद पहुंच गई थी। दारुल उलूम देवबंद के छात्र को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने यहां से फारूक से गोपनीय जगह पर पूछताछ की। फारूक को सुबह 4 बजे उठाया, उसके बाद उससे पूछताछ की। फारूक बताया जाता है कर्नाटक का रहने वाला है और दारुल उलूम देवबंद में फारूक पढ़ाई कर रहा था। एनआईए ने फारूक का मोबाइल जब्त कर लिया है। मोबाइल में का इन्वेस्टिगेशन और जांच कर रही है। आधार कार्ड, उसका डीएल समेत कई कागजात उससे ले लिए हैं। फारूक के ऊपर आरोप है कि आईसिस मॉड्यूल के संपर्क में था फारूक। टेलीग्राम ऐप होता है एक, उस ऐप के जरिए आईसिस मॉड्यूल से लगातार जुड़ा हुआ था। फारूक कई भाषाओं का जानकार है, उसे कई भाषाएं आती हैं, इसलिए वो अनुवाद करने का काम कर रहा था, ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। जो आईसिस के मैसेज आते थे उसका तर्जुमा और अनुवाद करता था। भोपाल में, यानी फारूक के अलावा भोपाल में अनस नाम का शख्स जिसे हिरासत में लिया आईसिस ने। रायसेन में 3 से 4 लोगों से पूछताछ जारी है। गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद में भी रेड की गई बाकायदा। और इन जगहों पर रेड के बाद भी अभी पूछताछ हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर देवबंद है क्या। देवबंद दरअसल सहारनपुर का एक कस्बा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और देवबंद में बहुत से मदरसे हैं जो आप देख रहे हैं। ये तो वो थाना है जहां लेकर आई पुलिस। ये है बेसिकली देवबंद। ये जो आप देख रहे हैं, वहां एक नहीं बहुत से मदरसे हैं। देवबंद के बारे में आपको बताता हूं कि देवबंद दरअसल कहां है, किस जगह पर है, क्यों फेमस है और आखिर लोग वहां क्यों पढ़ने जाते हैं। देखिए जरा,
सहारनपुर जिले में एक छोटा सा शहर है, सहारनपुर में एक शहर है देवबंद, शहर का नाम है देवबंद। यहां 50 से ज्यादा मदरसे हैं जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद यहां सबसे बड़ा मदरसा जो है, उस मदरसे का नाम दारुल उलूम है। यहां देवबंदी इस्लामिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 30 मई 1866 को दारुल उलूम की शुरुआत हुई थी। इसी मदरसे में रेड हुई एनआईए की और यहीं से फारूक को उठाया गया। इस्लामिक शिक्षा के अहम केंद्र के रूप में भी इसे पहचान मिली है। दुनिया के कई देशों से लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं और दारुल उलूम पर कई बार इस तरह के पहले आरोप लग चुके हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आईसिस, सवाल यह है कि आखिर आईसिस क्या साजिश रच रहा था। हिंदुस्तान को दहलाने की 15 अगस्त से पहले अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है जब भारत, उस वक्त आईसिस क्या तैयारी कर रहा है। आईसिस इससे पहले भी इस तरह के षड्यंत्र कर चुका है भारत के खिलाफ, लेकिन हमारी एजेंसियां हमेशा आईसिस की साजिशों को नाकाम कर देती हैं। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से साफ है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईसिस के टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए 6 राज्यों में छापेमारी की। आखिरकार खूंखार आतंकी संगठन की नजर हिंदुस्तान पर क्यों है? आईसिस भारतीय युवाओं को गुमराह करके अपने संगठन से जोड़कर उन्हें रेडिकलाइज करने की, यानी कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आईसिस जो है भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए पैठ बनाने की कोशिश है। देवबंद से गिरफ्तार आतंकी इनामुल हक ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के युवाओं से जिहाद की चर्चा होती है। आईसिस से जुड़े सामग्री का प्रसार करना भी, वीडियो मैसेज के जरिए कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाना, आतंकी हमले के लिए स्लीपर सेल तैयार करना और ऑनलाइन बम बनाने और धमाके की ट्रेनिंग देना। आतंकियों के आका टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तैयारी रहती है आईसिस की। लेकिन देवबंद में ये पहली गिरफ्तारी नहीं हुई, इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यहां पर देखिए जरा, एजेंसियों के रडार पर पहले भी देवबंद रहा है। पिछले 5 महीने में देवबंद में 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। जून 2022 में मदरसा जकरिया से छात्र मुजीबुल्लाह को अरेस्ट किया गया था। मार्च 2022 में आतंकी इनामुल हक गिरफ्तार हुआ। इनामुल हक लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। इनामुल हक पाकिस्तान जाना चाहता था और 2019 में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी पकड़े गए। शहनवाज तेली और आकिब अहमद को अरेस्ट किया गया था 2019 में। दोनों को पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले की दरअसल खबर थी और कई आतंकी पहले भी देवबंद में पनाह ले चुके हैं। मई 2019 में रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले दोनों भाई देवबंद में ही रुके हुए थे। बहरहाल एनआईए ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है जिसकी तैयारी में थे ये आतंकी। ग्राफिक्स हटाइए प्लीज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर है, जिस खबर पर पिछले 5 से 7 दिन से पूरा देश नजरें गड़ाए हुए है। कैश क्वीन का आखिर असली किंग है कौन? ये जो पैसा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अर्पिता का जो पैसा है आज भी निकल रहा है, हर रोज कैश निकल रहा है, हर रोज गुलाबी नोट निकल रहे हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आया? अर्पिता के पास क्या सोर्स है इतने पैसे की? अभी फिर कहां से कैश निकला ये आपको बताएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप कैश देख रहे हैं, इस तरह का कैश फिर निकल आया। सवाल ये, कितना कैश इस बार कैश कहां से निकला है? कितना कैश निकला? इससे पहले 50 करोड़ कैश निकल चुका है, वो आप देख चुके हैं। सोना 3 किलो से ज्यादा मिल चुका है अर्पिता के पास। इस बार कैश कहां से निकला देखिए जरा। इस बार जो कैश निकला है वो अर्पिता के जो बैंक थे वहां से भी कैश निकल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस कैश का आखिर आका कौन है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका सोर्स कहां से है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लॉकर है, कैश का लॉकर आप देख रहे हैं। अर्पिता के कई बैंक खाते भी ईडी को मिले हैं। बैंक खातों में भी करोड़ों की रकम ईडी को मिली है, यानी बैंक खातों में भी करोड़ों कैश था। ईडी ने अर्पिता के कई अकाउंट दरअसल फ्रीज किए हुए थे। अर्पिता के बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए जमा थे
और ईडी ने 8 करोड़ रुपए जो अर्पिता के थे वो भी जब्त कर लिए, यानी 50 करोड़ पहले और 8 करोड़ ये हो गया 58 करोड़ रुपए। कई फर्जी कंपनियों को भी पता ईडी को चला है और फर्जी कंपनियों से जुड़े 3 खातों में मिले हैं करोड़ों रुपए और शेल कंपनियों के जरिए बड़ी हेराफेरी हुई। फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, उसके जरिए यह हेरफेर किया गया। कई कंपनियों में अर्पिता निदेशक भी हैं और यह कंपनियां भी ईडी के रडार पर रही हैं। अर्पिता के 12 फ्लैट्स की जानकारी मिली, एक दो नहीं 12 फ्लैट। 2 फ्लैट से 50 करोड़ कैश पहले मिल चुका है, जो मैंने शुरू में आपको बताया। अर्पिता के पास 5 गाड़ियों का भी पता चला है, एक मिल चुकी है, 4 गायब हैं। इन 5 गाड़ियों में एक जब्त है, 4 का पता नहीं है। ईडी को अर्पिता की 7 संपत्तियों का भी पता चला है और शांति निकेतन में एक फार्म हाउस भी मिला है। बताया जा रहा है ये फार्म हाउस अर्पिता और पार्थ दोनों के नाम ये फार्म हाउस था। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बताऊं कि इसके साथ ही ये जो कैश मिला है ये तो अलग है, लेकिन अभी पार्थ कहां है मैं आपको बताऊं। पार्थ के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि ये अर्पिता उनकी एक कैश कन्या थी, लेकिन अल्फाबेट ए से लेकर जी तक जितने अल्फाबेट आते हैं हर वो अल्फाबेट से उनकी एक कैश कन्या, ये उनकी करीबी दोस्त कह रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अर्पिता इकलौती नहीं है, उनकी करीबी दोस्त क्या कह रही हैं अर्पिता के लिए और बाकियों के लिए। जरा पहले सुनवाता हूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या कह रही थी। लेकिन आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये जो रोमियो की इमेज है पार्थ की, ये कैसे बनी है, क्या क्या कैश कन्याओं को देते थे, कितनी उनके इर्द गिर्द कन्याएं रहती थी। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पार्थ की कितनी कैश कन्याएं। उनकी एक करीबी मित्र, उनकी दोस्त को भी आपको सुनवाएंगे जो बता रही है पार्थ की हकीकत। 6 से ज्यादा महिला मित्रों के नाम सामने आए अब तक। सभी 6 महिलाएं ईडी की रडार पर हैं। महिला मित्रों को पार्थ महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। पार्थ ने महिला मित्रों को महंगी महंगी गाड़ियां भी दी, महिलाओं को फ्लैट तक खरीद कर दिए पार्थ ने, और भारी भरकम कैश भी पार्थ दिया करते थे अपनी इन महिला मित्रों को। और इसी पैसे से महिलाओं ने तमाम संपत्तियां खरीदी। ईडी के सब रडार पर हैं, आखिर है कहां सब। ये प्रॉपर्टी बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक खरीदी गई है बाकायदा। अब ये सभी संपत्ति ईडी के रडार पर हैं। ईडी के अधिकारी अब संपत्तियों की जांच में जुटे हैं, ये संपत्तियां कहां हैं। जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों को सील भी किया जाएगा। अभी तो सिर्फ अर्पिता रडार पर है, लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं पार्थ की एक बहुत करीबी दोस्त जिनका नाम है बैसाखी बनर्जी। बैसाखी बनर्जी बता रही है सिर्फ अर्पिता नहीं है, अर्पिता जैसी बहुत सी अर्पिता है। सुनिए जरा। अब वो उन्होंने मेरे सामने ये सुझाव रखा कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे हर कोई जानते हैं कि मैं एकदम स्ट्रेट बात करती हूँ, मैं ऑनेस्ट तरीके से चलना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे वेल ऑफ फैमिली से कोई आएगा तो वो चोरी के इरादे से नहीं आएगा, वो पीपल को सर्विस देने के लिए आएंगे। तो हमको तो लगा कि ठीक है, इरादा बहुत अच्छा है, मगर फिर भी मैं बहुत दुविधा में थी कि ज्वाइन करूं ना करूं। फिर उसके बाद मगर वेबकूपा के जनरल सेक्रेटरी बनते ही एक अलग सा दुनिया मेरे सामने खुल गया, जिस दुनिया में इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार, हर एक चीज में कुछ ना कुछ, हर एक पोस्ट के लिए प्राइस टैग लग रहा। बाद में जैसे मैं निकल रही हूँ तो उनके कुछ क्लोज एड्स हमको कहा कि मैडम बहुत स्पेशल है। वो लोग कहना शुरू किया कि अरे तुम्हारे जो मिनिस्टर है ये तो बहुत रंगीला मिजाज का है। तो मैंने कहा कि पार्थ चटर्जी। तो हमने कहा क्यों? फिर कहा कि अरे एक एक औरत को लेके एक एक जगह आ रहे, ये गेस्ट हाउस में आ रहे ये। और आइए मैं अब आपको बताता हूं कि पार्थ के पास दरअसल कितना पैसा मिला, कितना पैसा पार्थ के पास है, यानी उनकी संपत्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये जो पैसा निकल रहा है ये एजेंसियों को चौंका रहा है, लेकिन पार्थ जो अपने हलफनामे में बता रहे हैं कितना पैसा उनके पास है वो देखकर तो आप चौंक जाएंगे। देखिए जरा, 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, टीएमसी। 2010 से 11 में इनकम जो थी 11,64,000 थी। पार्थ के बारे में बता रहा हूं, सालाना इनकम 11,64,000 थी पार्थ की। 2011 में पार्थ के पास कैश कितना था? 6,300 रुपए।
हलफनामे के हिसाब से 2015-16 में सालाना कमाई 7,83,000 15-16 में, यह हलफनामे का सच है। 2019-20 में उनकी आय 5,39,000 सालाना। आय देखिए कम हो रही है, तो फिर ये करोड़ों रुपया किसका निकल रहा है। 2014 से 21 तक शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, ममता सरकार में बहुत स्ट्रांग तीसरे नंबर की पोजीशन पर रहे। टीएमसी में कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 चुनाव में जो हलफनामा दिया उसमें क्या संपत्ति बताई, देखिए जरा। एक साल पहले की बात, 90 लाख की ही बस प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं हलफनामे के हिसाब से 90 लाख, और करोड़ों रुपया निकल रहा है। किसका है? पार्थ के पास 1,48,000 रुपए कैश था, 64 लाख बैंक खातों में जमा है और 2 बैंक की 4 शाखाओं में पार्थ के खाते हैं। 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है और नकताला में पार्थ ने एक घर भी बनाया हुआ है। पार्थ के घर की कीमत 25 लाख के करीब बताई जाती है। एक भी कार पार्थ ने अब तक नहीं खरीदी। यह हलफनामे में पार्थ के पास खेती की जमीन भी नहीं है, किसी तरह के जेवर भी पार्थ के पास नहीं है। लेकिन यह चौंकाता है, ये जो करोड़ों रुपया निकल रहा है ये किसका है? ये फ्लैट निकल रहे हैं, ये किसके हैं? ये फार्म हाउस निकल रहे हैं, आखिर ये किसके हैं? पार्थ के पास तो 90 लाख रुपए। जरा सुनिए पार्थ क्या कह रहे हैं, वही राग कि मुझे फंसाया जा रहा। सुनिए। हमारे को टाका नहीं। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पार्थ दरअसल बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ईडी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में इनका मेडिकल कराइए। आज भी इनका मेडिकल हुआ, दोनों का मेडिकल हो रहा है। ये देख रहे हैं पार्थ को लेकर आया गया, मेडिकल टेस्ट हुए उनके सारे, उसके बाद वापस ईडी की पूछताछ में वो चले गए। लगातार ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। अब आपको बताने जा रहा हूं बड़ा खेल, जो करप्शन का सारा खेल है, ये हुआ कैसे, क्या आरोप लग रहे हैं, वो आपको बताता हूं। कैसे 6ठी पास 6th पास शिक्षक बन गए, टीचर बन गए 6ठी पास। कैसे, देखिए पार्थ ने पर ये खेल का आरोप लग रहा। घोटाले का जो ये बवाल है दरअसल ये 2014 का है। हुआ कुछ ये कि शिक्षक भर्ती में कई तरह से गड़बड़ियां सामने आई, बिना मेरिट वालों को नौकरी दे दी गई। सोचिए करप्शन का जब बोलबाला होता है तो 6ठी पास भी पढ़ाने लगता है, टीचर बन जाता है। 6ठी पास थे जो, वो टीचर बन गए, बिना परीक्षा दिए ही उनका चयन भी हो गया। पार्थ ने जो बॉडीगार्ड थे, अपने बॉडीगार्ड के परिवार के लोगों को भी नौकरी दिला दी, और एक दो नहीं, बॉडीगार्ड के परिवार के 13 लोगों को नौकरी मिल गई। इन्हीं लोगों में एक महिला भी थी जो केवल 6ठी पास थी। अर्पिता के कई रिश्तेदारों को भी नौकरी दिलवा दी गई। सिफारिश पर ही नौकरी पर रख लिया जाता था, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे सिफारिश और नौकरी। एक कैंडिडेट से 18 से 20 लाख रुपए लिए गए आरोप है। टीएमसी के कई नेता इस घोटाले में शामिल हैं, यह भी इल्जाम है। इन्हीं नेताओं ने पैसा पार्थ तक पहुंचाया। इस मामले में कई लेटर भी मिले हैं। लेटर में कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर भी लिखा हुआ है। ये लेटर 2013 के बताए जा रहे हैं और कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कुछ लिस्ट सौंपी है। इन लिस्ट में नौकरी के लिए पैसे का जिक्र है। एक लिस्ट में लौटाए जाने वाले पैसे भी दर्ज हैं। घोटाला करीब 5,000 करोड़ का हो सकता है। यह है घोटाले की हकीकत, 5,000 करोड़ का हो सकता है, यानी अभी और भी कैश निकलेगा। एक और भी कैश निकला है, वो भी बंगाल में ही पकड़ा गया, लेकिन आ रहा था झारखंड से और था कांग्रेस का कैश। कांग्रेस और सियासत, तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का कैश है जो रिकवर किया गया गाड़ी से। ये वो कैश है, ये आप देख रहे हैं नोटों की गड्डियां, ये कैश कांग्रेस का बताया जा रहा है। आइए अब आपको बताऊं कैश कांड जो है पूरा, इसमें किसका हाथ है।
गाड़ी बताई जा रही है, वो कार जिस कार में कैश लेकर आया जा रहा था और कैसे इस कैश को रिकवर किया गया है। देखिए जरा, कांग्रेस के विधायक थे, कुछ इस तरह की गाड़ी आप देख रहे हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ऐसी गाड़ी में कांग्रेस विधायक कैश लेकर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी की डिक्की खोली गई तो कैश ही कैश दिखाई दिया। कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ पकड़े गए। तस्वीर भी आप तीनों की देख रहे हैं। विधायकों की कार में लाखों का कैश भरा हुआ था और चेकिंग के दौरान हावड़ा पुलिस ने इन्हें पकड़ा, इन्हें रोका। पैसे गिनने के लिए मौके पर बाकायदा मशीन मंगाई गई। कार में बरामद पैसा 48 लाख रुपए निकला। कार के ड्राइवर भी अरेस्ट कर लिए गए। उसके बाद इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और विधायक इतने पैसे का सोर्स नहीं बता पाए कि यह पैसा कहां से लाए। 48 लाख रुपए जो डिग्गी में भर कर ले जा रहे थे। कहा उन्होंने, विधायक देखिए क्या कह रहे हैं, पैसा जो है ये साड़ी खरीदने के लिए, सोचिए 48 लाख रुपए की साड़ी खरीदनी थी विधायकों को। एक्सक्यूज देने से पहले, झूठ बोलने से पहले भी नहीं सोचा कि ऐसा झूठ जिस पर कोई यकीन नहीं करे। आदिवासी कार्यक्रम के लिए साड़ी खरीदनी, उन्होंने कहा। झारखंड कांग्रेस के सभी विधायक थे ये। जामताड़ा से एमएलए इरफान अरेस्ट हुए इस मामले में। खिजरी से विधायक संजय गिरफ्तार किए गए हैं और कोलेबिरा से कांग्रेस एमएलए नमन अरेस्ट हुए हैं। तीनों विधायक कार से जा रहे थे और कांग्रेस ने सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया इस मामले में। फिलहाल सभी विधायक 10 दिन की पुलिस रिमांड में हैं और इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस मामले में एमएलए हैं, एमएलए का जो भाई है वो अपने भाई को बेगुनाह बता रहा है, सुनिए। सीआईडी ने कुछ एलिगेशन दिया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ धारा लगा था, 4 धारा लगा था। वो धारा लगता है या नहीं, एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसमें हम लोग सवाल उठाए थे और वो 3 विधायकों की और उसके साथ में जो 2 और आदमी हैं उन लोगों के सारे के लिए बेल मांगे थे। तो ऑर्डर दिया है जज ने, बेल रिजेक्ट कर दिया है, बेल प्रेयर। 10 दिन का पीसी दिया है। सीआईडी पुलिस रिमांड ले रहा है 10 दिन के लिए। 10 अगस्त को रिटर्नेबल होगा ये। हम लोगों के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इस मामले में एटलीस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसके लिए जो बोलना था हम लोग बोले, आर्गुमेंट किए। अब जज को लगता है क्या होगा वो डिटेल्ड ऑर्डर देखने के बाद ही बता पाएंगे उसका क्या रीजनिंग है। बट शॉर्ट में जजमेंट अभी तक का यही है कि उसका बेल रिजेक्ट हुआ है और उसको 10 दिन का पीसी दिया गया है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कांग्रेस के जो विधायक अरेस्ट किए गए उनकी तस्वीरें। ये देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के 3 विधायक जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें अरेस्ट किया गया है। तीनों विधायकों को आज कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद इनकी कस्टडी ली गई है इन विधायकों की। कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा है कि आखिर एक बुनियादी सवाल है, जो सारा कैश है ये बंगाल ही क्यों आ रहा है। झारखंड के रास्ते बंगाल में पकड़ा गया। तो कांग्रेस का कहना यह है, कांग्रेस अपने बचाव में कह रही है जो हमारे विधायक हैं, ये विधायक दरअसल बीजेपी के पास जा रहे थे। देखिए कांग्रेस का आरोप क्या है। ये है कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह। इनका कहना है मुझसे भी कोलकाता आने के लिए कहा गया था, यानी झारखंड से कोलकाता। असम के मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया था और झारखंड में सरकार गिराने की साजिश। देखिए अब पकड़ लिए गए तो कह रहे हैं सरकार गिराने की साजिश है। प्रति विधायक 10 करोड़ का ऑफर था। ऑफर 10 करोड़ का था, गाड़ी में सिर्फ 48 लाख ही मिले। जबकि नई सरकार में मंत्री पद भी देने को कहा गया था। अब इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा 22 साल कोई एक पार्टी में रहता है। आपको पता है हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे। तो उन्होंने कहा 22 साल अगर कोई पार्टी में रहता है तो संबंध बनते हैं और इसके लिए एफआईआर दर्ज करना गलत है। कांग्रेस को यह क्या हो गया है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। जयराम रमेश ने कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो है वो हावड़ा में बेनकाब हो गया है। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जोड़ी से कराया गया है, ये जयराम रमेश ने कहा। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा जयराम रमेश केवल भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा जहां टीएमसी कांग्रेस की सरकार वहां पैसे बरस रहे हैं। यहां 50 करोड़ और वहां 20 करोड़ अधिकारी से मिले हैं। इन पैसों की चर्चा भी आप कीजिए, ये सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने एक्शन लिया है। कांग्रेस ने एक्शन ये लिया है कि अपने विधायकों को फौरन
छुट्टी कर दी विधायकों की, और ये कहकर कि ये विधायक जा रहे थे बीजेपी से मिलने और विधायक का भाई दूसरी कहानी कह रहा है। सुनिए जरा दोनों को। और ये तो एक विधायक का बात है, कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम मैं टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क तो रहता है। तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक FIR दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। कभी कभी मैं जो देखता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा अगेंस्ट में बोलता है, फिर मैं मोबाइल से देख करके देखता हूँ कि 2 दिन आगे वही मेरे से बात किया था। तो ये क्या केस बनाता है पता नहीं। FIR दर्ज किया गया, उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय KC वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीजों को सामने लाते हैं, इस चीज को भी जरूर लाइएगा। कांग्रेस पार्टी। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं आज की एक और खबर। उज्बेकिस्तान में कैसे बोल राधा बोल का गाना सुनाई दिया उज्बेकिस्तान में। ये आप जो सुन रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। SCO की तरफ से बैठक हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, जिसमें गाना बजाया गया। एम्बियंस बढ़ाइए। और आइए अब आपको बताता हूं ये बोल राधा बोल SCO में क्यों हो रहा था। वहां विदेश मंत्री भी मौजूद थे। देखिए जरा हुआ क्या कि SCO की बैठक में उज्बेकिस्तान के बैंड की परफॉर्मेंस थी। सोचिए ये उज्बेकिस्तान का बैंड जो हिंदुस्तानी गाना गा रहा था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो बैठक थी, विदेश मंत्री जयशंकर ने इस वीडियो को खुद साझा किया है, शेयर किया है। उज्बेकिस्तान के कलाकार बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, ये गाना गाया गया है। समापन समारोह में फिल्म संगम का गाने का परफॉर्मेंस हुआ। बाकायदा ताशकंद में हुई SCO की बैठक में, विदेश मंत्रियों की बैठक थी ये, और उसमें SCO की अगली बैठक सितंबर में होने वाली है। 15 और 16 सितंबर तक यह सम्मेलन चलेगा और 8 देशों के राष्ट्र प्रमुख उज्बेकिस्तान में जुटेंगे इस सम्मेलन के दौरान। शी जिनपिंग, पुतिन भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। SCO की अहमियत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो बैठक थी ये विदेश मंत्रियों की थी। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय सिनेमा और संगीत की सीमाएं होती नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तानी गाने बजते हैं। ये तो उज्बेकिस्तान है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।